नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप और आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। आज के संडे स्पेशल सीरीज में मैं आपको ऐसी महान शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतने महान होने के बाद भी हमारे देश के बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। ये कहानी है एक ऐसे सच्चे देशभक्त की जिसको किसी साजिश के तहत देशद्रोही साबित करने की कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। वो शख्स कोई और नहीं, इसरो के महान साइंटिस्ट नम्बी नारायणन की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं, अगर किसी कुत्ते को मारना हो तो ये अफवाह फैला दो कि वो अब पागल है, और ठीक इसी तरह अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो एक देशद्रोही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर माधवन ने कहा है अपनी एक फिल्म रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट में। अब हर कोई इस फिल्म की बात कर रहा है, इसके डायलॉग की बात कर रहा है और इस कहानी के बारे में जानना चाहता है, उनके बारे में जिन पर यह फिल्म बनी है, यानी वैज्ञानिक नम्बी नारायणन साहब के बारे में, जिनकी ये कहानी हमें सिखाती है गिरना, उसके बाद उठना और उसके बाद डबल एनर्जी के साथ बाउंस बैक करना। ये वो इंसान जो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए आपको सत्य के रास्ते पर चलते रहना है। ये हमें सिखाते हैं कि देशभक्ति आखिर होती क्या है। नम्बी नारायणन साहब का जन्म केरला के नागरकोइल में 12 दिसंबर 1941 को हुआ था। मैं नम्बी नारायणन साहब के जिंदगी के उस जमाने में मैं आप लेकर चलूंगा जिस जमाने की ये कहानी है। ये वो दौर था जब भारत स्पेस के क्षेत्र में काफी कुछ करना चाहता था, लेकिन हम डिपेंडेंट थे अमेरिका पर और रसिया पर। लेकिन अमेरिका ने टेक्नोलॉजी देने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर आपको इंजन चाहिए तो आप हमसे खरीद लीजिए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी आपको नहीं देंगे। उसके बाद रसिया के साथ समझौता करने की बात चल ही रही थी, लेकिन रसिया भी आखिरी वक्त में मुकर सा गया। इन सब के बीच नम्बी नारायण ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया और कहा कि मैं क्रायोजेनिक इंजन आपके लिए तैयार कर रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए, भारत का झंडा सबसे ऊपर लहराएगा। लेकिन इन्हीं सब के बीच में नम्बी नारायणन साहब के साथ रची गई एक बहुत गहरी और लंबी साजिश। साल था 1994, महीना था अक्टूबर का। मालदीव की रहने वाली मरियम राशिदा को केरला पुलिस तिरुवनंतपुरम से अरेस्ट करती है। उनको गिरफ्तार किया जाता है इस आरोप में कि इसरो का जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और बाकी देशों को बेची जा रही है। जब यह आरोप लगता है तो साफ है कि यह टेक्नोलॉजी जिसको पता है वही इसमें मदद कर रहा है। उसके बाद केरला पुलिस पहुंच जाती है इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नम्बी नारायणन साहब के पास, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि उनको कुछ अता पता नहीं होता है कि किस आरोप में और आखिर क्यों उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके दो साथी साइंटिस्ट डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर, उन्हें भी केरला पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। इनके अलावा रशियन स्पेस एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव एस के शर्मा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की एक और फ्रेंड फौजिया हसन को भी अरेस्ट किया जाता है। सभी लोगों पर एक ही आरोप लगाया जाता है कि इसरो का जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान और बाकी सभी देशों को बेचा जा रहा है। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नम्बी नारायणन साहब उन ऑफिसर्स को बताते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और अभी तो मैं इस पर काम ही कर रहा हूं, अभी तो टेक्नोलॉजी तैयार हो ही रही है, आप कैसे मुझ पर यह आरोप लगा सकते हैं। नम्बी नारायणन साहब चीख चीख कर कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। रिपोर्ट्स में यह तक दावा किया गया कि अधिकारियों ने उनके साथ में मारपीट की, अमानवीय कृत्य किया। 20 दिनों तक जो जुडिशियल कस्टडी थी उसमें उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया गया। हर तरीके से उनसे यह कहलवाने की कोशिश की गई कि कहिए आप देश के खिलाफ आपने साजिश की है। और जब यह बात मीडिया में आती है तो मीडिया ट्रायल में नम्बी नारायणन साहब को देशद्रोही करार दे दिया गया। नम्बी नारायण जो देश के लिए काफी कुछ करना चाहते थे, उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाता है। यह सब कुछ तब हो रहा था जब केरला पुलिस इस केस को
इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन जैसे ही यह जांच सीबीआई को सौंपी गई तो सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि नम्बी नारायणन ने देश के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची, देश से कोई गद्दारी नहीं की है। उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान या किसी अन्य देश को नहीं बेची है। यहाँ तक कि इसरो की जो इंटरनल रिपोर्ट थी उसमें भी यह दावा किया गया कि क्रायोजेनिक इंजन की जितने भी ड्राइंग थे उनमें से कोई भी ड्राइंग गायब नहीं था। लेकिन यह सब होते होते देर हो चुकी थी। नम्बी नारायणन साहब को मीडिया गद्दार घोषित कर चुका था। सुनने में आपको भले ही लग रहा हो कि यह तो बहुत आसान रहा होगा कि सीबीआई के पास मामला गया, उन्होंने इसे आरोपों से मुक्त कर दिया। लेकिन ये कानूनी लड़ाई नम्बी नारायणन साहब ने अपनी सम्मान की लड़ाई को 24 साल तक लड़ा। जी हाँ, 24 साल तक उन्होंने अपनी सम्मान के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। दिसंबर 1994 में यह मामला सीबीआई के पास आ चुका था। सीबीआई ने अपनी जांच में केरल पुलिस के आरोपों को सही नहीं पाया। अपनी जांच में उसके बाद उन्होंने वहां की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें सभी आरोपों को गलत बताया और पूरा मामले को फर्जी बताकर ये कहा गया कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं उसके पक्ष में कोई भी सबूत नहीं है। मई 1996 को कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और इस केस में जितने भी आरोपी साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया गया था उन सबको रिहा कर दिया गया। उसके बाद लेकिन अभी भी सम्मान की लड़ाई लड़ना नम्बी नारायणन साहब को बाकी था। सन 1998 का दौर था जब केरल की सरकार ने मई महीने में दोबारा इस मामले में जांच का आदेश दे दिया। 1999 में मानवाधिकार आयोग ने कहा कि भैया इनके इज्जत को उछाला गया है, इन्हें देशद्रोही करार दिया गया है, जबकि ये एक देशभक्त हैं। इनके सम्मान को लौटाइए और इनको कंपनसेशन दीजिए। लेकिन एक बार फिर से उस मानवाधिकार आयोग के खिलाफ केरल की जो सरकार थी वो पहुंच जाती है कोर्ट, और ये कोर्ट की लड़ाई चलती रही। 2017 में नम्बी नारायणन साहब की जो पिटीशन थी उस पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी नेगेटिव रिकॉर्ड्स हैं उनको हटाया जाए और इनके सम्मान को दोबारा बहाल किया जाए। 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था। कुल मिलाकर 24 साल की लड़ाई में जाकर फिर से नम्बी नारायणन साहब ने अपना सम्मान वापस पाया। और ये कहा जाता है कि अगर नम्बी नारायणन साहब के खिलाफ ये साजिश नहीं रची गई होती तो आज हमारा इसरो 20 वर्ष आगे होता। देश के लिए कई सारे वैज्ञानिक प्रयोगों में अपना योगदान देने वाले नम्बी नारायणन साहब के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो उन पर बनी एक फिल्म रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट देख सकते हैं, या फिर आप एक किताब पढ़ सकते हैं जो उन्होंने खुद अपने जीवन के ऊपर लिखी है, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव्ड द इसरो स्पाई केस। 2019 में सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। नम्बी नारायणन साहब को आज मैं सलाम और प्रणाम करता हूं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कहानियां मैं हर वीक आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले इस वीडियो आप तक पहुंच